नमस्कार। भारत में एक ऐसा पद है जो देश का प्रमुख तो है, पर जिसके पास सरकार चलाने की असली शक्ति नहीं है ना ये एक पहेली जैसी बात। तो आज हम भारत के राष्ट्रपति के पद की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए इस संवैधानिक सफर पर निकलते हैं। राष्ट्र के प्रमुख, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर और देश के प्रथम नागरिक, ये सिर्फ बड़े बड़े टाइटल्स नहीं हैं। नहीं, ये एक व्यक्ति में बसे देश के सर्वोच्च सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। पर सवाल ये है कि क्या इन शानदार उपाधियों के पीछे उतनी ही असली ताकत भी है? तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति ही भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? देखिए, ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। चलिए जरा संवैधानिक हकीकत पर नजर डालते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 53 तो कहता है कि देश की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के ही हाथों में है। लेकिन इसमें एक पेच है। असल में इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति एक शाही मोहर की तरह है जो सरकार के फैसलों को बस आखिरी मंजूरी देते हैं, जबकि असली फैसले तो कहीं और लिए जा रहे होते हैं। तो फिर कोई इस इतने बड़े पद तक पहुंचता कैसे है? इसकी जो प्रक्रिया है वो काफी अनोखी और हाँ, विस्तार से बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए आखिर चाहिए क्या-क्या होता है। अच्छा, तो अगर किसी को राष्ट्रपति भवन पहुंचना है तो ये रास्ता शुरू कहाँ से होता है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ बुनियादी शर्तें हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली चुनौती तो इसके बाद आती है। उम्मीदवार को 100 सांसदों या विधायकों का समर्थन चाहिए, 50 प्रस्तावक के तौर पर और 50 समर्थक के तौर पर। मतलब एकदम साफ है, ये रेस बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है। भारत के राष्ट्रपति को आम जनता सीधे वोट देकर नहीं चुनती। नहीं, उनका चुनाव एक खास समूह करता है जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। और इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं संसद के चुने हुए सदस्य यानी एमपी और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी एमएलए। इस चुनाव व्यवस्था की जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसके पीछे की सोच। इसे इस तरह से बनाया गया है कि केंद्र यानी संसद और सभी राज्यों के बीच शक्ति का एक संतुलन बना रहे। मतलब लक्ष्य ये है कि सारे सांसदों के वोटों का कुल मूल्य देश के सारे विधायकों के वोटों के कुल मूल्य के लगभग बराबर हो। ये हमारे संघवाद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अच्छा, इस संतुलन को और अच्छे से समझने के लिए एक नंबर पे ध्यान दीजिए, 708। पता है ये क्या है? 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में ये हर एक सांसद के वोट की कीमत थी। वहीं दूसरी तरफ हर एमएलए के वोट की कीमत उस राज्य की आबादी के हिसाब से तय होती है। तो जाहिर है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के एमएलए के वोट का वजन सिक्किम जैसे छोटे राज्य के एमएलए के वोट से कहीं कहीं ज्यादा होता है। यही वो व्यवस्था है जो पक्का करती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का तराजू बराबर रहे। ठीक है, चुनाव जीत गए, अब आगे क्या? राष्ट्रपति का जीवन आखिर होता कैसा है? चलिए अब ये देखते हैं कि राष्ट्रपति कार्यालय में वो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है और इस दौरान वो कोई और ऐसी नौकरी नहीं कर सकते जहां से उन्हें कोई वेतन मिले। और वो रहते कहाँ हैं? अपने आधिकारिक आवास यानी आलीशान राष्ट्रपति भवन में। ये सारे नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर ही लगा सकें। मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ये राष्ट्रपति पद की शपथ का एक हिस्सा है, आर्टिकल 60 से। और ये शपथ सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उनके पद की आत्मा है। जब वो कहते हैं संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, तो ये शब्द उन्हें एक बहुत बड़ा नैतिक अधिकार देते हैं। सोचिए, अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जो संविधान के खिलाफ जाता हो, तो यही शपथ है जो राष्ट्रपति को उसकी रक्षा के लिए खड़े होने की ताकत देती है। एक तरह से वो संविधान के अंतिम संरक्षक हैं। अब जरा बात करते हैं वेतन की। 2018 में राष्ट्रपति के वेतन में एक बहुत बड़ा उछाल आया। ये 1.5 लाख रुपए महीने से बढ़कर सीधा 5 लाख रुपए महीना हो गया। ये कदम इसलिए उठाया गया था ताकि देश के सबसे बड़े पद की गरिमा बनी रहे
और उनका वेतन दूसरे बड़े अधिकारियों से कहीं ज्यादा हो। और हाँ, ये तो सिर्फ वेतन है, इसके अलावा भी उन्हें कई तरह के भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। तो राष्ट्रपति के पास कुछ असाधारण शक्तियां तो हैं, लेकिन हमारा संविधान नियंत्रण और संतुलन पर चलता है, तो उन पर नियंत्रण रखने के लिए भी एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। चलिए अब बात करते हैं शक्ति की और उसे संतुलित करने वाले महाभियोग की। राष्ट्रपति के पास एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति है और वो है क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 के तहत वो किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। यहाँ तक कि मौत की सजा को भी उम्र कैद में बदला जा सकता है। ये न्याय और दया के बीच संतुलन बनाने वाली एक असाधारण ताकत है। लेकिन इतनी बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी तो आती है, और हमारा संविधान ये पक्का करता है कि राष्ट्रपति भी जवाबदेह रहें। इसके लिए संविधान बनाने वालों ने महाभियोग की प्रक्रिया रखी, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत ही मुश्किल बनाया है। देखिए, इसे शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन में आरोप लगाए जा सकते हैं, पर प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। फिर दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है, और अगर वहां भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए, सिर्फ तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। हर कार्यकाल का एक अंत तो होता ही है, तो चलिए देखते हैं कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल किन-किन परिस्थितियों में खत्म हो सकता है। किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल कई तरीकों से खत्म हो सकता है। एक तो ये कि वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लें। दूसरा, वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तीसरा, जैसा हमने देखा, महाभियोग की मुश्किल प्रक्रिया से उन्हें हटाया जा सकता है। और चौथा, दुर्भाग्य से पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं, जहां एक सीमा है। भारतीय संविधान इस पर कोई रोक नहीं लगाता। आर्टिकल 57 साफ कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख है जिनकी भूमिका सिर्फ प्रतीकात्मक है, या फिर वो सच में संविधान के अंतिम संरक्षक हैं जिनकी शपथ उन्हें देश के सबसे बड़े कानून की रक्षा करने के लिए मजबूर करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के दिल में बसता है।